हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इधर 2 दिन से आप सभी का क्लास बंद था, कुछ कारणवश आप सभी का क्लास बंद था और आज पुनः आप सभी का क्लास शुरुआत हो चुका है। और आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आपका 23। इसके पहले आपका टोटल 22 टेस्ट आपका कराया जा चुका है। अगर आप 22वां टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में आपको सभी टेस्ट मिल जाएगा। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आपको सभी टेस्ट मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जितना भी टेस्ट हुआ है उसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे बीएड और डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आज 50 प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक बार 2 बार देखिएगा तो लगभग सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों। तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सहयोग करना होगा। सहयोग क्या करना है, तो आपको मात्र 251 रुपये का इस नंबर पर सहयोग करके इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। वहाँ पर आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा और भी आपको वहाँ पर नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो इन सभी चीज़ों आपको सभी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो अगर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग को इस नंबर पर पेमेंट करना होगा 7857824310। मात्र 251 रुपये का एक सहयोग है। आप सहयोग करें और ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपकी तैयारी होते रहेगी। इसके अलावा आपको सीटेट की भी क्लास चल रही है। तो जो लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट की भी आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जी हाँ, सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है कि बौद्धिक अभिवृत्ति के आधार पर, अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर, या एक सभ्य व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर, या एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन है ना, चारों ऑप्शन आपको लगेगा बिल्कुल ही सही है और सही भी है। लेकिन यहाँ पर कह रहा था सर्वोत्कृष्ट रूप में। सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित कौन सा ऑप्शन कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती हो। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, आपका आंसर नंबर डी हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए, जो डीएलएड और बीएड का जो सवाल होता है, पेडागोजी का जो सवाल होता है ना, लगेगा कि सभी ऑप्शन सही है और कुछ हद तक सही भी रहता है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि जो सबसे उत्तम हो, जो सबसे सर्वोत्कृष्ट हो, तो सही तो सब है लेकिन उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा सही है, तो वो चुनना है। प्रश्न कह रहा है दूसरा नंबर की शिक्षा को परिभाषित किया जाता है तो जीवन की तैयारी के रूप में, या फिर विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, ज्ञानार्जन के रूप में, या अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। तो शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी नंबर, यानी कि अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। देखिए, एग्जाम हॉल में ना सभी ऑप्शन को पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है ना। एक ऑप्शन आप पढ़िएगा, लगेगा कि बिल्कुल सही है और उसी को मार करके आप आगे निकल जाइएगा, लेकिन वो गलत हो जाता है। इसीलिए सब ऑप्शन को पढ़िए और उसमें फिर छांटने का प्रयास कीजिए। तीसरा कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत क्या है। जी हाँ, शिक्षा के उद्देश्य का मूलभूत स्रोत क्या है, तो मानव अनुभव, शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, व्यावसायिक संगठन, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। तो 3 का हो जाएगा आपका क्या, आंसर नंबर ए, यानी कि मानव अनुभव। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत जो है वो मानव अनुभव है। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड का ए नंबर। अगला है आपका 104 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। जी हाँ, तो शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए शिक्षक को, या फिर प्रशासक को, या पाठ्यपुस्तक लेखक को, या फिर समाज को। तो 4 का क्या हो जाएगा, तो समाज को होना चाहिए दोस्तों। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, समाज है ना। प्राथमिक दायित्व है ना, समाज को होना चाहिए। नेक्स्ट है कि किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। जी हाँ, किसी विशेष के लिए उद्देश्य का निर्धारण
किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा या फिर सामान्य व्यक्ति द्वारा या विषय वस्तु के आधार पर या विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रिया के द्वारा। तो 5 का क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 6 नंबर। 6 कह रहा है कि शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। जी हाँ, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना? बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए ना। दूसरा है कि कौशल, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। हाँ, ये आपका सही लग रहा है। सी नंबर कह रहा है कि जीवन पाने का प्रशिक्षण प्राप्त करना या विषय वस्तु पर अधिकार प्रयास करना। देखिए सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है ना, ये आपका काफ़ी सटीक है और आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि 7 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है? जी हाँ, अनुपयुक्त कह रहा है और विवादास्पद कह रहा है। कौन सा पद? तो ऑप्शन है 7 का ए नंबर की बालक को विद्यालयी शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि बालकों में पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने की क्षमताओं का विकास करना। और आपका सी कह रहा है कि बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना या बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना। देखिए आपका डी भी सही है और बी भी सही है और ये भी सही था, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा था ना, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्वेश्चन जो कह रहा था विवादास्पद होना चाहिए और अनुपयुक्त होना चाहिए। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। कह रहा है कि नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? जी हाँ, जो नर्सरी स्कूल है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है कि शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना या शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं। सी नंबर है कि प्रत्याशित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करना या डी है कि शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना। तो 8 का क्या हो जाएगा आपका? 8 का जो हो जाएगा नर्सरी स्कूल का जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। दोस्तों जो नर्सरी स्कूल के बच्चे हैं उनको ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, यानी कि विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर। कह रहा है कि वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, तो उत्तम आदत है ना और सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो 9 का क्या हो जाएगा? महाविद्यालय या हायर सेकेंडरी स्कूल या प्राथमिक विद्यालय या नर्सरी स्कूल और किंडरगार्टन। तो आंसर हो जाएगा आपका 9 का आंसर नंबर सी, जहां बच्चों के आदत और सामाजिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है वो होता है नर्सरी स्कूल और किंडरगार्टन। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलते हैं, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर प्रश्न। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि डेली 9 बजे रात में आपको नोटिफिकेशन मिल सके और क्लास ज्वाइन आप कर सके। यहाँ पर देखिए हेडमास्टर का जो था ना वो डेट भी दे चुका है आपका एग्ज़ाम का, तो आपके पास समय ज़्यादा अब नहीं है। ठीक है, आप लोग एकदम लग जाइए। 31 मई को घोषणा हो चुकी है हेडमास्टर की एग्ज़ाम की। ठीक है, 31 मई संभावित डेट है, डेट में थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन मान के चलिए कि 31 मई को आपका एग्ज़ाम होना है ना। अगर कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुआ तो 31 मई का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके पास मात्र 1 महीना समय है। 1 महीना में आप जितना पढ़ ले, आप PDF के रूप में पढ़े तो PDF भी हमारे पास उपलब्ध है। आप वीडियो देख के पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो देख करके पढ़िए, जैसे भी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए। ठीक है, चलिए 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है? जी हाँ, नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है। ऑप्शन है कि उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, मनोरंजनात्मक शिक्षा का प्रबंध करना या व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना या निरक्षरता उन्मूलन। तो 10 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर डी, यानी कि निरक्षरता उन्मूलन। ये जो है प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है, कार्य नहीं होता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला है आपका 11 नंबर। 11 प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है? जी हाँ, प्रजातांत्रिक मूल्य के संरक्षण एवं परख के लिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा उपयुक्त है यहाँ पर?
तो ऑप्शन कह रहा है कि क्या विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के मध्य मित्रवत व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो चुके हैं, या बी नंबर कह रहा है कि क्या विद्यालय में सामान्य शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों के विविध एवं संवर्धित अनुभव प्रदान किए गए हैं, या सी कह रहा है कि क्या विद्यालय की परिस्थितियां अपने छात्रों की ज्ञान आवश्यकताओं को प्रोन्नति करने में सफल हुई, या डी है इनमें से सभी सत्य है। तो 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सब सत्य है, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है। जी हाँ, जो हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति है वो किस पर जोर देती है? तो ऑप्शन है कि समस्त नागरिकों में एक समान विचारों को प्रोन्नत करना, बी है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को समरूपीय गुणों में परिवर्तित करना, या सी है कि उत्तरदायित्व पूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना, या डी है कि आदेश एवं आज्ञाकारिता जैसे मूल्यों का कक्षा में समावेश करना। 12 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति पर जोर दिया जा रहा है, यानी कि उत्तरदायित्व स्वतंत्रता का समावेश करना, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि 13 नंबर कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होना चाहिए। जी हाँ, आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन कह रहा है कि वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप होना चाहिए, या सामाजिक विरासत को अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाला होना चाहिए, या विशेषज्ञों द्वारा पुनर्विचारित उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाले होने चाहिए, या युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाला होना चाहिए। तो 13 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी, यानी कि युवक में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाला होना चाहिए विद्यालय। ठीक है, आधुनिक समय में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जी हाँ, तो देखिए अभी जो समय है ना, आप जितना से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपके पास डिटेल से डीप में जाकर के पढ़ने का समय नहीं बचा। अभी 1 महीना मात्र आपके पास समय है ना, बहुत जल्दी आपका एग्जाम का घोषणा हो गया है। प्रधान शिक्षक का भी आशा है कि बहुत जल्द घोषणा हो जाएगा। प्रधान शिक्षक का भी एग्जाम का घोषणा बहुत जल्द होने वाला है। तो जो प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो जोर शोर से लग जाइए, यही समय है, समझ रहे हैं ना। डेली क्लास चल रही है रात में 9 बजे से, तो एकदम जुड़ जाइए। PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, सारा व्यवस्था है, और वीडियो भी देख करके पढ़िए, है ना। हम तो ये कहेंगे कि एक बार वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो में उसको डिटेल से थोड़ा सा समझाया जाता है। PDF में आप सिर्फ समय नहीं है तो PDF आप पढ़ लीजिए, लेकिन वीडियो भी एक बार जरूर देखा कीजिए। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो कैसे मतलब एक सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित करेंगे एक विद्यालयी पाठ्यक्रम को? 14 का ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री होनी चाहिए, या शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियाँ होनी चाहिए, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव होना चाहिए, या विद्यालय द्वारा छात्र का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन होना चाहिए। 14 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है ना। क्या छोटे बालक कह रहा है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेन यहाँ जो फोकस है वो छोटा बालक पर है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है कि अध्ययन कार्यक्रम, सामान्य शिक्षा, वैकल्पिक विषय, या फिर विशिष्ट शिक्षा। 15 का क्या हो जाएगा आपका? सामान्य शिक्षा, यानी कि छोटे बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य में निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं सामान्य शिक्षा, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगला है आपका 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रायः सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। जी हाँ, किसके बारे में? तो सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। अभी देखे थे छोटे बालक के लिए। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए कि छात्र के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप में प्रदान किया जाए। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए, या सी है कि छात्र को नागरिकता या सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, या छात्रों को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। 16 का क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि छात्रों को नागरिकता और सामाजिक कुशलताओं के प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
चलिए 17 नंबर देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य क्या है। जी हाँ, वर्तमान समय में सोशल स्टडीज शब्द का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन है कि सोशल साइंसेज का पर्यायवाची है ये, या फिर एक ऐसा विषय है जिनका संबंध मानव एवं उसके पारस्परिक संबंध से है, या सी कह रहा है कि सोशल एजुकेशन एवं सोशल लिविंग से मिलता जुलता शब्द है, या डी कह रहा है कि सोशल लिविंग का समानार्थी शब्द है। तो सोशल स्टडीज के बारे में कौन सा सही हो जाएगा? 17 का क्या हो जाएगा, यानी कि एक ऐसा विषय जिसका संबंध किससे है, तो मानव एवं उसके पारस्परिक संबंध से है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है सोशल स्टडीज। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया परिचालित होती है। जी हाँ, विकास की प्रक्रिया किससे परिचालित होती है? परिपक्वता के द्वारा, या फिर पोषण के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा, या फिर किसी के द्वारा नहीं। 18 का हो जाएगा इनमें से दोनों के द्वारा, यानी कि परिपक्वता भी हो जाएगा और पोषण भी हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। कह रहा है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? जी हाँ, जितने भी प्रश्न है ना दोस्तों, आपको एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको जितना से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, या मानसिक योग्यता एवं यौन विभिन्नता, या फिर पोषण एवं वातावरण। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। तो इन सभी जो चीज़ें हैं वो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला है आपका 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? जी हाँ, यहाँ पर गलत ऑप्शन आपको चुनना है ना। कह रहा है कि लड़कियाँ शारीरिक रूप से लड़कों की अपेक्षा जल्दी विकसित होती है। अब गलत देखना है यहाँ पर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बी नंबर कह रहा है कि लड़कियाँ अपेक्षाकृत शीघ्र परिपक्वता प्राप्त करती है, या सी कह रहा है कि मानसिक रूप से लड़के लड़कियों की अपेक्षा पहले विकसित होती है। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर पे हम जाएंगे डी नंबर पे, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। कह रहा है कि जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका क्या होगा? जी हाँ, जो बच्चे संतुलित आहार लेते हैं तो शारीरिक विकास उचित ढंग से होगा। बिल्कुल सही है, संतुलित आहार तो लेना काफ़ी ज़रूरी है, खास करके जो बच्चे हैं। ठीक है, मानसिक विकास उचित ढंग से होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है, बौद्धिक विकास उचित ढंग से होता है। तो 21 का क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि शारीरिक भी उससे होगा और मानसिक भी होगा, दोनों जो विकास होगा वो उचित ढंग से होगा, है ना। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो आंसर नंबर हो जाएगा आपको सी। ठीक है, इसीलिए बच्चों को संतुलित आहार जरूर देना चाहिए, है ना। एक ही चीज़ बच्चों को नहीं देना चाहिए, सब चीज़ दीजिए। कह रहा है कि संतुलित आहार में क्या शामिल होता है? जी हाँ, संतुलित आहार में क्या क्या शामिल होगा? तो उसमें प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, कैल्शियम होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा भी होगा, इनमें से सभी होगा, तभी तो होगा संतुलित आहार, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, यानी कि 23 नंबर। कह रहा है कि पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वे कौन से हैं? जी हाँ, पारिवारिक वातावरण में कौन से कारक हैं जो व्यक्ति के विकास को क्या कर रहे हैं, तो प्रभावित कर रहे हैं। ऑप्शन है कि घर में बच्चों की संख्या, अगर घर में बच्चों की संख्या अगर ज़्यादा रहेगा तो बच्चों के व्यक्ति के विकास पर प्रभावित करेगा। बी नंबर है कि शिक्षा का स्तर और शारीरिक संबंध, और सी है कि ए और बी दोनों। तो 23 का क्या हो जाएगा? दोनों, है ना। अगर संख्या ज़्यादा रहेगा तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा, है ना, शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा और शारीरिक संबंध पर भी प्रभाव पड़ेगा आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। अगला है आपका 24 नंबर प्रश्न। 24 कह रहा है दोस्तों कि विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण है, विद्यालय में किस प्रकार का वातावरण है? पक्षपात, है ना, तो क्या होगा? कह रहा है कि इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा। बिल्कुल अवरुद्ध होगा बालक का शैक्षिक विकास, है कि नहीं। बी नंबर कह रहा है कि इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा। कभी सर्वांगीण विकास होगा? अगर पक्षपात कीजिएगा तो कभी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कह रहा है कि इसमें बालक में असुरक्षा की भावना आएगी, तो ये भी गलत है आपका। कह रहा है कि इससे बालक का नैतिक विकास अवरुद्ध होगा। देखिए, इससे जो मेन आंसर है ना वो हो जाएगा आपका ए नंबर। कह रहा है कि इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा, क्योंकि ये विद्यालय में हो रहा है आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में आपका 125 नंबर।
कह रहा है कि विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विकास और समृद्धि के बारे में कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या फिर विलोमार्थक हैं या भिन्न है या इनमें से कोई नहीं है। 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, ना ही पर्यायवाची है ना ही विलोमवार्थी हैं, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट है आपका 126 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ, तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन है कि समृद्धि जैविक परिवर्तन है। समृद्धि क्या कह रहा है कि जैविक परिवर्तन है। बी नंबर कह रहा है कि समृद्धि की प्रवृत्ति परिमाणात्मक है। या सी कह रहा है कि समृद्धि एक विशिष्ट अवस्था तक ही घटित होती है, या इनमें से सभी। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही पूछ रहा था। 26 का हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट है आपका 127 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जोन्स ने, किसने, तो जोन्स ने विकास प्रक्रिया को कितने चरणों में विभक्त किया है दोस्तों। जी हाँ, तो जोन्स महोदय विकास को कितने चरणों में विभक्त किया है, 4, 5, 3 या 7। 127 का हो जाएगा 3 चरण में विभाजित किया है। नेक्स्ट है आपका 128 नंबर कि वह मनोविज्ञान है ना, सॉरी वह मनोवैज्ञानिक जिसने विकास प्रक्रिया को 5 वर्गों में विभाजित किया है। अभी देखिए कि विकास को 3 भागों में किसने बांटा, तो जोन्स महोदय ने बांटा। अब यहाँ पर है कि विकास को 5 भागों में किसने बांटा, तो वो क्या हो जाएगा, 128 का हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा हरलॉक। हरलॉक महोदय ने विकास को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। याद रखिएगा, ये सब मनोवैज्ञानिक वाला तो आपको रटना पड़ेगा, है ना। और बहुत सारा हम पीछे करवा चुके हैं मनोवैज्ञानिक से संबंधित, नहीं देखें तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आई बटन में भी यहाँ पर हम लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। 129 कह रहा है कि हरलॉक द्वारा विकास प्रक्रिया का किया गया वर्गीकरण कौन सा है। अभी देखिए कि हरलॉक कितने भागों में बांटे विकास को, तो 5 भाग में बांटे। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं, ठीक है, विकास के 5 भाग में जो बांटे हरलॉक वो कौन कौन से हैं। तो 29 का क्या होगा आपका, ए नंबर है गर्भावस्था, बिल्कुल सही है। नवजात अवस्था, ये भी सही है। शैशवावस्था, ये भी सही है। बाल्यावस्था, ये भी सही है। किशोरावस्था, ये भी सही है। तो यही 5 भाग में बांटा गया है, किसके द्वारा, तो हरलॉक के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पर किशोरावस्था युवावस्था दोनों एक ही होता है ना। गर्भावस्था बाल्यावस्था, गर्भा के बाद सीधा बाल्यावस्था नहीं आएगा, उसके बीच में भी आता है आपको नवजात अवस्था, ठीक है। और ये भी गलत हो गया आपका, तो आंसर नंबर ए आपका यहाँ पर सही है। अगला है आपका 30 नंबर कि विकास के मुख्यतः पक्ष होते हैं। जी हाँ, तो विकास के मुख्यतः कितने, मुख्यतः पूछ रहा है ना, मुख्यतः कितने पक्ष होते हैं दोस्तों। तो 130 का क्या हो जाएगा आपका, 6 पक्ष होते हैं। मुख्यतः कितने पक्ष होते हैं, 6 पक्ष होते हैं आपको विकास के, याद रखिएगा। अगला है आपका 131 नंबर, कह रहा है कि जब बालक अपने आसपास मौजूद व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो कहा जाता है। जी हाँ, यानी कि जो बालक होते हैं वो अपने आसपास की जो व्यक्ति है उसके साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। सामाजिक विकास हो रहा है, या फिर संवेगात्मक विकास हो रहा है बच्चे में, या फिर सामाजिक और संवेगात्मक विकास दोनों हो रहा है, या फिर भाषिक विकास हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 31 का कहेंगे सी नंबर, यानी कि ये दोनों विकास हो रहा है, सामाजिक भी हो रहा है, संवेगात्मक भी हो रहा है, ठीक है। आंसर में क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि वे जैविक अभिलक्षण, कौन से लक्षण, जैविक अभिलक्षण जो गुण सूत्रों के माध्यम से माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होते हैं उसे क्या कहते हैं। जी हाँ, मतलब कि वैसे गुण सूत्र के माध्यम से, यानी कि अनुवंशिकता के द्वारा जो बच्चे में आते हैं, है ना, माता पिता से ही आते हैं बच्चे में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या कर रहा है कि अनुवंशिकता के अंतर्गत आते हैं, संज्ञान के अंतर्गत आते हैं, समकालीन व्यक्तियों के अंतर्गत आते हैं, या भी अभी प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। तो ये अनुवंशिकता के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे पूछा गया, आपके 132 नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 133 की अनुवंशिकता विकास प्रक्रिया का एक क्या है। जी हाँ, जो अनुवंशिकता है ये विकास प्रक्रिया का क्या है, बाह्य है या आंतरिक है या फिर अनावश्यक है या फिर गौण है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आंतरिक, है ना, इसको क्या कहते हैं, आंतरिक कारक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 134, कह रहा है कि पोषण, शारीरिक क्रियाकलाप, विश्राम आदि पर्यावरण के कारक है। जी हाँ, पोषण हो गया, शारीरिक क्रियाकलाप हो गया, विश्राम हो गया, ये सब पर्यावरण के
कौन से कारक है, भौतिक कारक है या फिर अभौतिक कारक है या आर्थिक कारक है या फिर अनार्थिक कारक है? तो क्या हो जाएगा, ये भौतिक कारक है भाई। ये कौन सा कारक है, ये भौतिक कारक। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका 135 नंबर, कह रहा है कि बच्चों का संवेगात्मक विकास सकारात्मक हो, इसके लिए क्या आवश्यक है? बच्चों का संवेगात्मक विकास कैसा हो, सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो इसके लिए क्या आवश्यक होनी चाहिए? कह रहा है कि शिक्षकों का व्यवहार आदेशात्मक हो, शिक्षकों का व्यवहार आदेशात्मक हो। बी कह रहा है कि शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक हो या शिक्षकों का व्यवहार आदेशात्मक और उत्साहवर्धक हो। डी कह रहा है कि शिक्षकों का व्यवहार सहयोगात्मक और उत्साहवर्धक हो। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सहयोगात्मक भी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, उत्साहवर्धक होना चाहिए। आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी होना चाहिए, आदेशात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, आदेशात्मक वाला कट जाएगा आपका। चलते हैं 136 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि यदि बच्चों को अन्य बच्चों के साथ मिलने जुलने या खेलने नहीं दिया जाए तो क्या होगा? अगर आप बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मिलने नहीं दीजिएगा, खेलने नहीं दीजिएगा तो उसे क्या होगा? ऑप्शन कह रहा है कि वह पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाएगा। क्या लगाएगा वो बच्चा पूरा ध्यान पढ़ाई पर? कभी नहीं लगाएगा। कह रहा है कि वह सदैव उदास रहेगा। सी नंबर कह रहा है कि उसका सामाजिक सही ढंग से नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ऑप्शन लगेगा कि वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो मेन आंसर सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि उसका जो सामाजिकरण है, बच्चा अगर एक दूसरे से मिलेगा जुलेगा बातचीत करेगा तभी उसका सामाजिकरण वृद्धि होगा। ठीक है, तो सामाजिकरण उसका विकास अच्छे से नहीं होगा जब तक वो दूसरे से मिलेगा नहीं, खेलेगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये दोस्तों आपको प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो ये टेस्ट चल रहा है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक थोड़ा सा सहयोग करना है। क्लास तो आपका बिल्कुल फ्री है ना, लेकिन एक सहयोग के लिए ये है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसका पर्सनल वीडियो चाहिए या पर्सनल नोट्स चाहिए, तो आपको इस नंबर पर 251 का सहयोग करना पड़ेगा फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से, और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, ये व्हाट्सएप का भी नंबर है और आपको फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम जो भी आपके पास उसे कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट इस पर आप भेज दीजिएगा। आपको वहाँ पर ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आपको पीडीएफ वीडियो नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, आपका 137। देखिए अब ज़्यादा समय है नहीं, आप किसी भी रूप में पढ़िए और अधिक से अधिक समय दीजिए इस पर, है ना। अब ज़्यादा समय बचा नहीं, प्रधानाध्यापक के खास करके अब मात्र 1 मंथ है ना, और डेट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कब आगे पीछे होगा। अब जैसा ही होगा तो आपको बताएंगे। चलिए 137 कह रहा है कि व्यवहारिक गणित का भाग है। जी हाँ, व्यवहारिक गणित का भाग कौन सा है? संख्याओं का हिसाब लगाना, या जोड़ व बाकी करना, या समीकरणों को हल करना, या बैंकों की कार्यप्रणाली का जांच करना। व्यवसायिक गणित का भाग कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, यानी कि बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 138 नंबर, कह रहा है कि समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती है तथा दी गई समस्या का समाधान करती है। उक्त परिभाषा किसकी है? वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये कथन है, यानी कि समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती है तथा दी गई समस्या का समाधान करती है। ये कथन किसका है? ये परिभाषा किसका है? तो ये जो परिभाषा है वो है आपका योकम और सिम्पसन का। ठीक है, सिम्पसन का ये परिभाषा है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। याद कीजिएगा, 2-4 बार देखिएगा, ध्यान दीजिएगा तो याद हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 139 कि विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? दोस्तों विद्यार्थी जो है गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? कौशल की प्राप्ति है, पूर्व ज्ञान की प्राप्ति है, अनुप्रयोग की या फिर अवबोधन की? तो ये जो प्राप्ति है वो हो जाएगा आपका 139 का डी नंबर, अवबोधन की प्राप्ति। आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है कि तर्क प्रधान विधि है। जी हाँ, तर्क प्रधान विधि है खोज विधि है, या फिर आगमन विधि है, व्याख्यान विधि या फिर विश्लेषण विधि है? तो तर्क प्रधान कौन सी विधि हो जाएगा दोस्तों? तो 140 का क्या हो जाएगा? ये विश्लेषण विधि है ना। ये कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि है। नेक्स्ट है आपका 141 कि रेखा गणित का संबंध किससे है? जी हाँ,
रेखा गणित का संबंध किससे है? संख्याओं से, अंकों से, प्रतीक चिन्हों से या प्रसार व विस्तार से? तो 41 का क्या हो जाएगा? डी नंबर, प्रसार और विस्तार से इसका संबंध है। नेक्स्ट है आपका 142 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। तो गणित शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि या इनमें से सभी? तो गणित शिक्षण के लिए जो विधि है दोस्तों वो है इनमें से सभी, यानी कि व्याख्यान विधि भी, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि या इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका कि 143 नंबर की गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न से क्या महत्व नहीं है? गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न में से क्या महत्व नहीं पूछ रहा है आपको गणित शिक्षण में। तो ऑप्शन है कि निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए, या गणित संबंधी कुशलताओं का विकास होना, या एकाग्रता एवं आत्मविश्वास के विकास हेतु, या डी नंबर है कि व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। 143 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। ठीक है, नहीं पूछ रहा था तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। नहीं वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि नहीं रहता है और सही करके गलत करके आ जाते हैं आप लोग, है ना। ये भी क्वेश्चन आपका नहीं वाला है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण शिक्षण में नहीं होना चाहिए? जी हाँ, कौन सा गुण नहीं होना चाहिए शिक्षण में? कह रहा है कि गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, या अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, या पक्षपात रहित व्यवहार, या वार्षिक योजना या तैयार नहीं करना। 144 का क्या हो जाएगा? तो कौन सा गुण शिक्षण में नहीं होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आपका कि वार्षिक योजना तैयार नहीं करना। वार्षिक योजना तैयार करना बहुत जरूरी है ना। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है गलत, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर। अगला है आपका 145 की गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? जी हाँ, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? कह रहा है कि अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, या पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। अगला है आपका 146 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि वह विधि जो देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित, किस पर आधारित कर रहा है? देखो और सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है, वो कौन सा विधि है? प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, विश्लेषणात्मक विधि या संश्लेषणात्मक विधि है? 46 का हो जाएगा, इसको कहते हैं प्रदर्शन विधि। देखो भी, सुनो भी और समझो भी, आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर आपका। नेक्स्ट है आपका 147। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। आप सभी से गुजारिश है कि आप सब वीडियो को लाइक कर दें, है ना, क्योंकि देखिए 100, 150, 200 लाइव रहते हैं, मात्र लाइक कितना रहता है? 40, 50, 60। तो कम से कम आप लोग लाइक कर दीजिए, है ना। लाइक करने में कंजूसी ना करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो सके। कह रहा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन किसका है? जी हाँ, गणित शिक्षण कर रहा है दोस्तों, वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन क्या प्राप्त करना है? तो शक्ति प्रदान करना है। ये कथन किसका है? तो ड्यूट का है, बेकन का है, डटन का है या प्लूटो का है? तो ये जो कथन है वो है डटन महोदय का। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, आप टीचर इतने दिन से हैं तो आप पढ़े हैं, लेकिन इतना दिन हो गया है कि आप मतलब दिमाग से निकल जाता है ना कोई भी चीज़ पढ़े हुए, क्योंकि इसका तो यूज है नहीं, है ना। यूज बहुत कम है, नहीं के बराबर इसका यूज है, तो इसके वजह से ये दिमाग से निकल जाता है। तो यहाँ रिवीजन करने के लिए आप किसी भी रूप में देख सकते हैं, एक बार 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपके माइंड में फिर से सब चीज़ घूमने लगेगा। ठीक है, तो आराम से इसको देखते रहिएगा डेली, है ना। चलिए, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। जी हाँ, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या है? मूल्यांकन, अधिगम, उद्देश्य या फिर अनुदेशवाद। 48 का क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल्यांकन। इसका आखिरी चरण क्या है? तो मूल्यांकन, है ना। बच्चे को लास्ट में हम क्या करते हैं? तो मूल्यांकन करते हैं, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका 149 नंबर। 149 कह रहा है कि गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जी हाँ, तो गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? तो व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, या फिर मानसिक शक्तियों का विकास हो, या फिर जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, या आनंद की प्राप्ति न हो। तो किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए?
तो वो हो जाएगा दोस्तों कि आनंद की प्राप्ति न हो। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला प्रश्न चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, आज का ये लास्ट प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि अंक गणित शिक्षण का महत्व है। जी हाँ, अंक गणित शिक्षण का महत्व क्या है? घरेलू कार्य हेतु या मजदूरी और व्यवसाय हेतु या व्यवसायिक उपयोग हेतु या इनमें से सभी? तो गणित का प्रयोग हम सब जगह करते हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न डीएलएड और बीएड से संबंधित, उसका आपको आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, और ये रहा आपका प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक का डेट घोषणा हो चुका है आपका 31 मई। तो जिनका भी प्रधानाध्यापक का एग्ज़ाम हो जोर शोर से लग जाइए, और प्रधान शिक्षक वाले भी लगे रहिए, क्योंकि आपका भी बहुत जल्द डेट का घोषणा होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि आपका नहीं होगा, आपका भी घोषणा हो ही जाएगा। कुछ दिन के बाद आपका भी घोषणा देखने को मिल जाएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग को, तो आप लोग को इस नंबर पर 251 रुपये का सहयोग करना होगा, 7857824310। इस नंबर पे सहयोग करके और इसी नंबर का व्हाट्सएप पर आपको सेंड कर देना है। वहाँ पर आपको सभी वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, उसका वीडियो भी मिल जाएगा, उसका नोट्स भी आपको और अदर नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आपकी जो आपकी तैयारी है दोस्तों वो मतलब कंप्लीट हो सके, है ना। तैयारी आपकी कंप्लीट हो सके और आराम से तैयारी आप करते रहिए। डेली आपका क्लास चल रहा है रात में 9 बजे से। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई। डेली चलता है आपका क्लास रात में 9 बजे से, तो 9 बजे आप लोग ज्वाइन करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आपकी सीटेट की भी क्लास चल रही है, इसका भी आपका एडमिशन ओपन है, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अभी सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और इसका शिक्षण शास्त्र भी चल रहा है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। और आपकी जो क्लास होगी दोस्तों वो टीचमेंट पर होगी। तो सीटेट का अभी सोशल साइंस का मात्र फ़ी अभी 501 रुपया है। और इसमें देख लीजिए आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। और हिंदी और संस्कृत अभी चल रहा है दोस्तों, इसका मात्र अभी फ़ी है दोनों का 1000। और हिंदी संस्कृत का पेडागोजी भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये अभी जब तक कुछ दिन के लिए ऑफ़र है, उसके बाद फिर से आपका ये फ़ी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो जो लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आज का टेस्ट आपका टेस्ट नंबर 23 आपका आज समाप्त हो गया। और इसी प्रकार से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, जुड़े रहिए हमसे और अपने अपने दोस्तों को भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए। और ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप 7857824310। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ जितना भी अभी तक क्लास हुआ है, 23 क्लास हो गया है, तो 23 का पीडीएफ भी मिल जाएगा। और भी अदर आपको बहुत सारा नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो मात्र 251 का सहयोग करना है। तो ये रहा आज का क्लास। आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी प्रकार से आप बने रहिए डेली रात में 9 बजे से इसी चैनल पर। कल फिर हम मिलेंगे रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। धन्यवाद दोस्तों।